ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है। अस्सलाम वालेकुम। सदफ रानी आपको पॉडकास्ट में खुशामदीद कहते हैं। ये हमारी बिल्कुल एक न्यू सीरीज़ है और इस पॉडकास्ट सीरीज़ में हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं? जी हाँ जनाब, पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो एक सी पैक है, यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसको पाक चीन इक्तिसादी राहदारी भी कहा जाता है, उसके 10 साल मुकम्मल हो चुके हैं। और इन 10 सालों में कहाँ पे हम खड़े हैं, प्रोग्रेस क्या है, उनको मिलके हम सेलिब्रेट भी करेंगे और जो जो चैलेंजेस भी इस रास्ते में आते रहे हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे, ताकि आगे वे फॉरवर्ड जो है उसके ऊपर बात की जा सके। और इन तमाम अमूर पर बात करने के लिए आज की हमारी मेहमान शख्सियत हैं, ना सिर्फ ये कि ये एक मारूफ जर्नलिस्ट है, बल्कि इसके साथ साथ जनाब माहिर पाक चाइना ताल्लुकात और चीनी अमूर भी हैं। इनको हमने आज की इस पॉडकास्ट में खुसूसी तौर पर दावत दी है। ज़मीर असदी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। आज का दिन हमारे इस पॉडकास्ट के हवाले से इसलिए भी अहम है कि जैसे मैंने कहा कि 10 साल इस इतने बड़े प्रोजेक्ट को हो चुके हैं, जिसको गेम चेंजर कहा गया, ना सिर्फ ये पाकिस्तान को इक्तिसादी लिहाज से बल्कि रीजन के अंदर। तो 2015 में शुरू होने वाला सी पैक और आज 2025, आप क्या समझते हैं ये 10 साल की कारकर्दगी कैसी है? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आप लोगों ने मौका दिया। सी पैक पे 10 साल जैसा कि आपने बताया मुकम्मल हो गए हैं, उस पर बात करने का और आपकी जो ऑडियंस हैं, आपके जो व्यूअर्स हैं, उनके साथ कनेक्ट होने का मौका मिला इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए। तो देखें, चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी जो है 2015 में इसका आगाज़ हुआ है और आज हम 2025 में हैं। और ये 10 साल का जो सफ़र है, अगर लकीली जब ये सी पैक लॉन्च हो रहा था, मैं अगर याद करूं 2013 में तकरीबन चाइनीज़ वज़ीर-ए-आज़म उस वक़्त के, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, प्राइम मिनिस्टर थे उस वक़्त के, ली खचियांग, उन्होंने पाकिस्तान का विज़िट किया और उसके बाद चीनी सदर शी जिनपिंग ने बड़ा तारीख़ी दौरा किया पाकिस्तान का आज से 10 साल पहले। और वो एक ऐसा विज़िट था जिसने पाकिस्तान और चीन के पहले से जो बरादराना ताल्लुकात मौजूद हैं, जिनको पाकिस्तानी और चीनी कौम जो है बड़ा ज़बरदस्त तरीके से सेलिब्रेट करती रहती है और हम अपनी कामयाबियों को एक दूसरे के साथ शेयर करते रहते हैं। तो वो ये एक ऐसा विज़िट था चाइनीज़ प्रेसिडेंट का जिसने दोनों ममालिक के माबैन एक ऐसे प्रोजेक्ट की, एक ऐसे इनिशिएटिव की बुनियाद रखी जिससे हम दोनों ममालिक के जो अवाम हैं उनको मज़ीद एक दूसरे के करीब आने का मौका मिला। तो 10 साल पहले शुरू होने वाला जो सफ़र है उसमें बहुत सी ज़बरदस्त कामयाबियाँ पाकिस्तान और चीन ने बाहमी मुशावरत से, बाहमी इत्तफ़ाक़ राय से हासिल की हैं, जिनको हम सेलिब्रेट करते हैं और जिनमें बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। आगे चल के हम बात करेंगे, लेकिन मेरा ख़्याल ये है कि ये जो सफ़र था इसका फ़ायदा ज़्यादातर पाकिस्तान ने उठाया, क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट थी उन्होंने ऐसे प्रोजेक्ट्स को डिज़ाइन किया और चाइनीज़ के साथ मिलकर ऐसे प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट किया जिसका बराह रास्त ताल्लुक़ आम आवाम के साथ था। चाहे वो एनर्जी प्रोजेक्ट्स थे, चाहे वो रोड डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स थे, चाहे वो वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स थे, या ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले दीगर मनसूबा जात थे। तो ये मनसूबे जब शुरू हुए और आज 2025 में इनमें से मुतअद्दिद मनसूबे मुकम्मल हो चुके हैं, तो हम इनको कामयाबियों को सेलिब्रेट कर रहे हैं। चाइना में भी ये देखें, सी पैक जो है एक चाइनीज़ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है, ये चाइनीज़ प्रेसिडेंट जो है शी जिनपिंग, उनका एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है बेल्ट एंड रोड। इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई चाइना को? ज़रा मैं चाहूँगी इसका थोड़ा सा तारीखी पस मंज़र भी बता दें। जी, उसमें ये देखें, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को लॉन्च करने का बुनियादी तौर पे मकसद ये था कि चीन की जो क़यादत है या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, उन्होंने ये सोचा कि हमने अपनी 1949 में जब से न्यू चाइना की जो है वो बुनियाद रखी गई, तब से लेकर अब तक चीन ने मुख्तलिफ़ शोबों में बेशुमार और बेपनाह शानदार कामयाबियाँ हासिल की। ख़ास तौर पर 1980 की दिहाई के बाद जब चीन की बड़ी तारीख़ी रिफॉर्म्स एंड ओपनिंग ऑफ पॉलिसीज़ का आगाज़ हुआ, जिसने चीन को बिल्कुल बदल के रख दिया। आज जो चीन हम देखते हैं, एक मॉडर्न और एक डायनामिक किस्म का चीन हमें जो नज़र आता है, दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत, इसका क्रेडिट जो है रिफॉर्म्स एंड ओपनिंग ऑफ पॉलिसीज़ को जाता है। उसके बाद चीन की जो डेवलपमेंट हमें नज़र आई पिछले 40 सालों में, उसने तारीख़ का धारा जो है डेवलपमेंट के हवाले से वो मोड़ दिया। उसमें चाइनीज़ ने जो अपने डेवलपमेंट के हवाले से एक्सपीरियंसेस हासिल किए और जो चाइनीज़ ने, आप समझ लें कि जो पैसा कमाया उसको और उन तमाम कामयाबियों को और इस पैसे को चाइनीज़ ने
जो है ये ख़ुद उन्होंने फ़ैसला किया कि अब हम ये कामयाबियाँ जो है उन तमाम अपने पार्टनर ममालिक के साथ शेयर करेंगे जो कि हमारे दोस्त ममालिक हैं। उन्होंने इस प्रोजेक्ट को अनाउंस किया और तमाम ममालिक के लिए इसको ओपन किया कि अगर आप इसकी थ्योरी को पढ़ें, आप इसके कॉन्सेप्ट को पढ़ें, अगर आपको ये लगता है कि ये कॉन्सेप्ट आपके ममालिक की जो डेवलपमेंट की ज़रूरियात हैं उसके मुताबिक है तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब तकरीबन 150 के करीब ममालिक जो हैं वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का गुज़श्ता 10 सालों में हिस्सा बन चुके हैं। तो इसको लॉन्च करने का मकसद सिर्फ ये था कि कुछ IMF की तरफ से या वर्ल्ड बैंक की तरफ से या दीगर ममालिक की तरफ से जो तरक्की पजीर ममालिक थे उनमें जो इन्वेस्टमेंट की जा रही थी, उनकी लोन रेशो जो थी रिटर्न की वो बहुत ज़्यादा थी, डिस्पैरिटीज़ थी। फिर वो डू मोर का जो एक मंत्रा है वो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दीगर ममालिक के साथ भी था। तो चाइनीज़ ने एक डिफरेंट किस्म का एक अल्टरनेट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, दुनिया को प्रोवाइड किया कि हमारी तरफ से ना किसी किस्म की कोई पॉलिटिकल कंडीशंस होंगी, ना डू मोर किस्म का मंत्रा जो है वो हमारी तरफ से होगा। ये पूरा एक ओपन एक ट्रांसपेरेंट प्रोजेक्ट है, आप इसको स्टडी कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके सोसाइटीज़ में कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट आ सकती है तो आप इसको ज़रूर जो है वो ज्वाइन करें। तो चाइनीज़ जो प्रेसिडेंट है उन्होंने ये शी जिनपिंग साहब जो है उन्होंने इसको लॉन्च किया, उन्होंने इसको अनाउंस किया। तो पूरी दुनिया के जो ममालिक जो कि इस आप कह सकते हैं कि ग्लोबल गवर्नेंस सिस्टम जो इस वक्त चल रहा है उससे जो उकताए हुए थे या उसका जो शिकार थे, जो ये समझते थे कि हमारे वसाइल को लूटा गया और उन वसाइल से जो फ़ायदे फ़र्स्ट वर्ल्ड ने उठाए हैं वो हम तक बराह रास्त नहीं पहुँचे जैसे पहुँचने चाहिए थे, तो वो उन ममालिक की बड़ी तादाद थी वो इस तरफ मुतवज्जह हुई। तो ये इसलिए ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है वो लॉन्च किया गया। और पाकिस्तान को मैं हमेशा ये कहता हूँ, बहुत चाइनीज़ मीडिया के लिए और पाकिस्तानी मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया के लिए हम लिखते रहते हैं कि पाकिस्तान इस हवाले से एक बड़ा लकी मुल्क रहा कि चीन के साथ हमारे जो ताल्लुकात हैं वो बरादराना और जिनको हमेशा से कहा जाता है कि ये शहद से मीठे हैं, हिमालय से बुलंद हैं और समंदर से गहरे हैं। तो इस ताल्लुक़ की बुनियाद पर पाकिस्तान को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जब हिस्सा बना और फिर जब CPEC लॉन्च हुआ तो पाकिस्तान ने बेशुमार फ़ायदे उठाए। 2 साल पहले तकरीबन 1.5 से 2 साल कबल चीन में तीसरा बेल्ट एंड रोड फोरम जब हुआ तो उस वक्त निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द उसमें शिरकत कर रहा था। तो यकीन मानिए कि चाइनीज़ मीडिया में बेल्ट एंड रोड के हवाले से और CPEC के हवाले से इतने ज़बरदस्त इदारे आर्टिकल्स कॉलम्स शाया हुए और चाइनीज़ गवर्नमेंट ने पाकिस्तानी वफ़द को इतना अप्रीशिएट किया कि गुज़िश्ता 10 सालों में BRI के तहत CPEC के तहत जो पाकिस्तान ने कामयाबियाँ हासिल की हैं वो शायद दूसरे ममालिक में जो मंसूबे चल रहे हैं इस बड़े लेवल पे वो हासिल नहीं कर सके। हाल तो बड़ी कामयाबियाँ मुख्तलिफ ममालिक में हैं लेकिन पाकिस्तान ने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया। तो ये एक बड़ा हिस्टोरिकल किस्म का प्रोजेक्ट 10 साल इसके मुकम्मल हो रहे हैं और पाकिस्तान की तारीख़ में इतना बड़ा मेगा डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट पाकिस्तान ने इससे पहले उसको प्लान और एग्जीक्यूट नहीं किया। तो ये पहला एक मौका था जिसमें हमारी ब्यूरोक्रेसी को बड़ा ज़बरदस्त काम करने का मौका मिला, सियासतदानों को काम करने का मौका मिला, हमारी आवाम को इसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिला, हमारे इंजीनियर्स को, मेडिकल के सेक्टर को, एजुकेशन के सेक्टर को। तो मेरा ख्याल है कि ये एक सोसाइटी की बड़ी कॉम्प्रिहेंसिवली एक इंटीग्रेटेड किस्म की एफर्ट थी जो कि कामयाबियाँ आज हमें नज़र आती हैं। बिल्कुल। और मेरा ख्याल है कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट के कायद हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, उन्हीं का उस वक्त भी दौर था जब ये CPEC लॉन्च हुआ था और अभी भी ज़ाहिर है प्रेजेंट गवर्नमेंट इसके ऊपर इसको काफ़ी संजीदगी से लिए हुए है। थोड़े आप मेन सेक्टर्स बता दें पाकिस्तान के कि जो CPEC की वजह से डायरेक्टली जिनमें जो है फ़वाइद पाकिस्तान को मिले। देखिए जैसे शहबाज शरीफ साहब की आपने बात की, शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अपनी पहले पंजाब स्पीड के हवाले से बड़े मशहूर थे और चाइनीज़ जो हैं, क्योंकि हम अब काम करते हैं उनके साथ मुख्तलिफ इदारों के साथ, तो चाइनीज़ जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब की इस जो उनका ये एक सिफ्त है इससे बड़े वो मुतासिर हैं कि जब ये किसी काम में लग जाते हैं तो उसको जब तक वो पाया तकमील तक नहीं पहुंचता तो उसको वो फॉलो करते हैं, उसका पीछा नहीं छोड़ते। तो अब वो पंजाब स्पीड से चाइनीज़ उनको जो है शहबाज स्पीड के नाम से जो है वो याद करते हैं। तो ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि जब ये CPEC लॉन्च हो रहा था उस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वज़ीर आज़म थे, शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो वज़ीर आला पंजाब थे और इनकी क़यादत में बड़ा क्लोजली इन्होंने इसको वॉच किया। उस वक्त ये लॉन्च हुआ और आज भी वही गवर्नमेंट मौजूद है और जो 10 साल में अगर हम कामयाबियाँ देखें तो इन्हीं की बसीरत की बदौलत जो है वो हमें मिली हैं। अच्छा, इसके तहत जो अब जो मंसूबे या जो सेक्टर्स जिनमें पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा काम हुआ, टॉप पे अगर हम देखें तो वो हमारा एनर्जी का शोबा है, क्योंकि हम देखते हैं कि 2014-15 में अगर आप रिकॉल करें चीज़ों को तो उस वक्त पाकिस्तान में लोड शेडिंग के ऐसे हालात थे और ख़ास तौर पर अगर मैं जिक्र करूं कि दहशत गर्दी के जो मसाइल थे उस वक्त
ये ऐसा पाकिस्तान के लिए चैलेंज था कि पाकिस्तान में उस वक्त कोई भी बड़ा मुल्क जो है वो इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार नहीं था। जो दहशतगर्दी के चैलेंजेस उस वक्त हमें जिनका सामना करना पड़ा, और ख़ास तौर पर जो इलेक्ट्रिसिटी के क्राइसिस थे, इसकी वजह से हमारा एजुकेशन का शोबा मुतासिर था, हमारा मेडिकल का शोबा मुतासिर था, हमारी जो इंडस्ट्री जो है वो बंद पड़ी हुई थी, उसका पहिया जैम हो चुका था बिल्कुल। और आप समझ लें कि कोई पुरसाने हाल नहीं था उस वक्त जो मसाइल थे। तो सबसे पहले पाकिस्तानी गवर्नमेंट की ये ख्वाहिश थी और ये काविश थी कि हम अपना ये जो एनर्जी का जो शॉर्टफॉल है इसको हम पहले पूरा करें। अगर इसको हम पूरा करने में कामयाब हुए तो डेफिनेटली हम फिर दूसरे जो शोबे हैं उनमें हम परफॉर्म कर सकेंगे। तो सबसे ज़्यादा जो डेवलपमेंट हुई सी पैक के तहत पाकिस्तान में, वो सी पैक के तहत जो है वो एनर्जी के प्रोजेक्ट्स को डेवलप किया गया, जिसके तहत पाकिस्तान में बड़े जो डैम्स हैं वो बनाए गए और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स किए गए। उसके अलावा एनर्जी प्रोजेक्ट्स के बाद पाकिस्तान में तकरीबन 800 किलोमीटर के करीब हाईवेज़ और मोटरवेज़ का पूरा नेटवर्क एक जो है नया डेवलप किया गया। और इससे जो है ट्रैवलिंग कॉस्ट जो है मुख्तलिफ सूबों के माबैन, मुख्तलिफ अजला के माबैन वो कम हुई, आपका टाइम जो है वो कम हुआ। और इसने ये कहा जाता है कि बिल्कुल, जो कि एक सच बात है, कि इन सड़कों के इस जाल ने जो कि सी पैक के तहत बिछाया गया, इसने पाकिस्तान के फेडरेटिंग यूनिट्स को बड़ा करीब कर दिया एक दूसरे को। इसीलिए बैकबोन भी कहा जाता है, इसीलिए बैकबोन भी इसको कहा जाता है, बिल्कुल। और ये रोड डेवलपमेंट हुए, एनर्जी प्रोजेक्ट्स, उसके बाद रोड डेवलपमेंट। इसके अलावा पाकिस्तान में फिर मेडिकल और एजुकेशन के सेक्टर में बहुत ज़्यादा काम हुआ। ठीक है, हज़ारों की तादाद में BRI के तहत पाकिस्तानी नौजवानों को, स्टूडेंट्स को फेलोशिप्स मिलना शुरू हुए। और एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक चीन में आज भी तकरीबन 30,000 के करीब पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो हैं वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में चीन भर में कुछ फेलोशिप्स पर, कुछ सेल्फ फाइनेंस पर जो है वो तालीम हासिल कर रहे हैं। तो इसका फ़ायदा ये हुआ है कि जो स्टूडेंट्स थे उनका जो स्कॉलरशिप का जो प्रोसेस था या सेल्फ फाइनेंस पे जो वो पढ़ने के लिए गए, उनको वीज़ा हासिल करने में बड़ी आसानी हुई BRI के तहत जो है। इसके अलावा जो है मेडिकल के शोबे में अगर हम देखें तो उस वक्त जब खबरें आती थी, मुझे अच्छी तरह याद है कि मुख्तलिफ अस्पतालों में ऑपरेशन चल रहे होते थे, तो बिजली ना होने की वजह से वो ऑपरेशन तक मुतासिर होते थे। तो वो जो एनर्जी प्रोजेक्ट्स बने, उसके बाद हमारे जो मेडिकल का सेक्टर है उसको भी बिजली जो है वो पूरी जो है वो फ्राहम हुई। और मेडिकल शोबे में जो है नई टेक्नोलॉजी आई, नई मशीन्स आई, मेडिकल शोबा भी हमारा अपग्रेड हो गया। इसके अलावा जो सबसे बड़ी कामयाबी अगर हम देखें तो पाकिस्तान ने गवादर पोर्ट को डेवलप किया, जो कि न सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि चीन के लिए और सेंट्रल एशिया के लिए पूरी दुनिया के साथ एक नया मैरीटाइम कनेक्टिविटी का एक ट्रेड रूट बन गया। इसके अलावा सी पैक के तहत हमने देखा गवादर में कभी हम सोच भी नहीं सकते थे कि वहाँ एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा, वो चाइनीज़ ने गिफ्ट किया सी पैक के तहत बना के। तो इसके अलावा वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स जिसने हज़ारों नौजवानों को वो स्किल फ्राहम की कि वो जो पाकिस्तान में बनने वाले सी पैक प्रोजेक्ट्स थे उनमें वो परफॉर्म कर सकें, अच्छे पैसे बनाएं और अपने रोज़गार का बंदोबस्त कर सकें, अपनी फैमिली को फीड कर सकें। और इन वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स के तहत जिन स्टूडेंट्स ने जो है वो कोर्सेज़ किए, वो उन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान में परफॉर्म किया बल्कि वो मिडल ईस्ट में भी बड़ी अच्छी ज़बरदस्त कंपनियों के साथ, कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ के साथ जो है उनको काम करने का मौका मिला। तो ये चीदा जो हैं बड़े शोबे हैं जिनमें पाकिस्तान ने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया है और उम्मीद करते हैं कि ये इनमें अभी भी बहुत बेहतरी की गुंजाइश है, नए मंसूबों की गुंजाइश है, नए मंसूबे आते रहेंगे। अच्छा, ये सी पैक जो है शायद लोग समझते हैं कि शायद ये कुछ सालों के लिए एक मंसूबा है, कुछ सालों में ये मुकम्मल हो जाएगा तो उसके बाद शायद ये बंद हो जाएगा। ये सी पैक ऐसा नहीं है। आप अभी देखें कि आपके आने वाले वक्तों की जितनी भी जदीद दौर की जो ज़रूरियात हैं उनको इसमें टैकल किया जा रहा है। ख़ास तौर पर अगर आज हम बात करें, आपका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक पूरा एक सेक्टर है, इसलिए पूरी दुनिया की शेप जो है अब चेंज कर दी है। सी पैक के तहत अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग्स के लिए पाकिस्तानी नौजवानों को चाइना भेजा जा रहा है। तो इसके अलावा जो अभी स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर, जिस तरह स्पेस के अंदर चाइना अपने भेज रहा है, मिशंस जाते हैं, उसमें भी पिछले 2 मिशंस के अंदर पाकिस्तान की भी मौजूदगी जो है वो उसमें रही। थोड़ा उस हवाले से हमने देखें बीज जो है वो भेजा गया चाइनीज़ जो है वो रॉकेट के ज़रिए जो है स्पेस में भेजा गया। और उसके अलावा फिर अब पाकिस्तानी जो है वो अब एस्ट्रोनॉट्स जो हैं वो तैयार हो रहे हैं, वो चाइनीज़ जो है वो स्पेस स्टेशंस पे जाएंगे और चाइनीज़ ही जो है वो उसका रॉकेट्स का इस्तेमाल किया जाएगा। तो पाकिस्तान का, जैसे मैं पहले बात कर रहा था कि जो ये ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है कि इसमें शायद कुछ सड़कें बनी, कुछ पावर प्रोजेक्ट्स बने, कुछ एजुकेशन के सेक्टर में इन्वेस्टमेंट हुई, तो ये उसके बाद जो है जब ये अपना टारगेट अचीव कर लेगा तो मुकम्मल होने के बाद इसको बंद कर दिया जाएगा। इसमें आए रोज़ नए से नए शोबाजात जो हैं वो शामिल हो रहे हैं। और ख़ास तौर पर
जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगा, वो शोबा हमेशा से पाकिस्तान में निगलेक्ट रहा, लेकिन आज हम देखते हैं कि उस शोबे की इतनी डिमांड है कि अब हर बंदा उस सब्जेक्ट में जो है वो उसको डिग्री करना चाहता है, और वो शोबा है ज़राअत का। बिल्कुल। ज़रूरी शोबा पाकिस्तान का ऐसा है कि हमारे यहाँ किसानों ने अपनी मदद आपके तहत या गवर्नमेंट्स की मदद के तहत जो है वो ज़रूरी शोबे में जितनी भी वो जिद्दत ला सके वो लाए, लेकिन हमारे यहाँ हमने भी अपने बच्चों को या गवर्नमेंट्स की तरफ से हमारे नौजवानों को इनकरेज नहीं किया गया कि आप यूनिवर्सिटीज़ में जो है ज़रूरी शोबे में तालीम हासिल करें। तो आज हम देखें कि सी पैक के तहत ज़रूरी शोबे में इतनी अपॉर्चुनिटी है कि अभी शहबाज शरीफ साहब ने 4 माह कबल जो है वो 300 स्टूडेंट्स भेजे थे चाइना में ज़रूरी स्कॉलरशिप के तहत। अब वो बैच मुकम्मल होकर वापस आ गया, अब मज़ीद स्टूडेंट्स जा रहे हैं। तो अब जो है अब हर नौजवान जो है वो अब ज़रूरी शोबे में डिग्री जो है वो हासिल करना चाहता है, क्योंकि सबको ये पता है कि सी पैक के तहत अब जो सी पैक का जो सेकंड फेज़ है उसमें जो इन्वेस्टमेंट अब बिलियंस ऑफ डॉलर्स की आ रही है वो हमारा पूरे एग्रीकल्चर सेक्टर को जो है वो आप कह सकते हैं कि मॉडर्नाइज करेगी। उसके तहत बहुत अच्छी जॉब्स भी आएंगी, आपकी पर कैपिटा जो प्रोडक्शन है आपकी खेतों की वो भी बढ़ेगी। जब जदीद नई टेक्नोलॉजीज आएंगी, जैसे चीन में हम देखते हैं ड्रोन्स के ज़रिए सारी ज़राअत को जो है वो मैनेज किया जा रहा है, बड़े बड़े जो है वो मॉनिटरिंग सिस्टम्स बन चुके हैं, उनके ज़रिए जो है वो फैसला किया जाता है कि किस फसल को कितना पानी चाहिए, कितनी खाद चाहिए, बीज को कैसे नई से नई शक्ल देनी है। तो अब ये ज़रूरी शोबा जो है इसमें पाकिस्तान में बड़ा पोटेंशियल आया है। तो मेरा ये ख्याल है कि अब ज़रूरी शोबे की तरफ भी जाएँ, लेकिन जैसे हुआवे ने पाकिस्तान के साथ जो है वो एक एग्रीमेंट किया है कि पाकिस्तान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से जो है वो सैकड़ों स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की जाएंगी। तो उस तरफ भी स्टूडेंट्स को आना चाहिए। और इसमें मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ कि हमारा जो एजुकेशन सेक्टर है अब उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी यूनिवर्सिटीज़ को ये चाहिए, ये मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है जो कि दुनिया भर की डेवलपमेंट पे काम करते हैं, प्रोजेक्ट्स पे। उनकी एक स्टडी है कि पाकिस्तान में आने वाले चंद सालों में 5 से 7 सालों में सी पैक के तहत सिर्फ ज़रूरी शोबे में और नई टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स जो हैं उसके तहत पाकिस्तान में 10 लाख के करीब रोज़गार के नए मौके जनरेट होने के चांसेस हैं। तो ये एक नई स्टडी है। अच्छा, ये तो बिल्कुल आप इस हवाले से कर रहे हैं, थोड़ी चैलेंजेस की भी बात कर लेते हैं। अभी जॉब से ही स्टार्ट करते हैं। 2,36,000 जो है वो अभी तक मुलाजमतें सी पैक के मंसूबे के तहत दी गई हैं, जबकि प्रॉमिस जो है वो 2.3 मिलियन थी। तो इसमें क्या आप क्या समझते हैं कि क्या ऐसे रीजंस हो सकते हैं कि जिसकी वजह से ये थोड़ा हम उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे पाए? देखें, अगर बात करने की इजाज़त दें, हमें पता है कि हमारी अपनी सोसाइटी में बहुत से चैलेंजेस का हमें आए रोज़ जो है सामना करना पड़ता है, जिसमें बाज़ औक़ात पॉलिटिकल चैलेंजेस भी हैं। सी पैक जब लॉन्च हो रहा था तो उस वक़्त अपोजिशन की एक जमात थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम से, अगर मैं पॉलिटिकली बात कर सकूं, तो उस वक्त हम देखते हैं कि चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का विज़िट पाकिस्तान में होने वाला था। तो यहाँ पर इस्लामाबाद में एक धरना जो है वो स्टेज किया गया जिसने चाइनीज़ प्रेसिडेंट का विज़िट भी डिले किया, और ज़ाहिर बात है जब वो विज़िट डिले हुआ तो सी पैक का लॉन्च भी डिले हो गया। फिर सारी चीज़ें जो है वो आगे की तरफ मूव हो गई। फिर जो चीज़ फॉर एग्जांपल अगर $1 मिलियन का कोई प्रोजेक्ट था वो $1.5 मिलियन पे चला गया। अच्छा, फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग उस वक्त गवर्न कर रही थी, उसके बाद वो धरनों का सिलसिला जारी रहा, 2018-19 में जाके ख़त्म हुआ। तो बात ये है कि हमारे यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना होने की वजह से कुछ जब इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स जिन ममालिक में देखते हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है तो वो फिर इन्वेस्टमेंट को कंटेन कर देते हैं। तो लेकिन हम लकी हैं कि चाइनीज़ ने उन तमाम पॉलिटिकल चैलेंजेस को या फिर हमारी जो सिक्योरिटी के हवाले से जो चैलेंजेस थे वो हमारे साथ खड़े रहे चाइनीज़ ने। बल्कि हमने देखा कि कुछ ऐसे सिक्योरिटी के इश्यूज़ हुए जिसमें चाइनीज़ जो इंजीनियर्स थे उनकी जान भी गई, लेकिन चाइनीज़ गवर्नमेंट ने जो है वो एक तहैया किया कि हम ये जितनी भी ईवल फोर्सेस हैं उनको हम कामयाब नहीं होने देंगे, और पाकिस्तान में जो सी पैक के प्रोजेक्ट्स हैं वो चलते रहेंगे। ज़्यादातर पॉलिटिकल चैलेंजेस का हमें जो सामना रहा, जब फिर दोबारा इमरान खान साहब जो है वो गवर्नमेंट में आए तो उन्होंने सी पैक को रिवाइज़ करने की बात की, इसका पूरा रिव्यू करने की बात की, जिसकी वजह से हमें जो है वो मसाइल का सामना करना पड़ा सी पैक के प्रोजेक्ट्स पे। अगर सी पैक के जो प्रोजेक्ट्स हैं जब 2015 में जब ये साइन हुए, उन्हीं कमिटमेंट्स के साथ और उन्हीं वैल्यूज़ के साथ चलते रहते जो कि दोनों स्टेट्स के माबैन जो तय हुई थी, तो मेरा ख्याल है जैसे आपने इस फिगर का जिक्र किया है जॉब्स के हवाले से, तो हम वो बड़ा फिगर जो है वो हासिल करने के काबिल होते और आज हम हासिल कर चुके होते। तो मैं अब भी हमारी जो अपोजिशन पॉलिटिकल फोर्सेस हैं उनको अब भी यही सजेशन है कि देखें, पाकिस्तान का मफाद
सबसे पहले होना चाहिए, पाकिस्तान हमारे लिए सबसे पहले होना चाहिए। पाकिस्तान है तो हम हैं। पाकिस्तान जितना फ्लरिश करेगा, पाकिस्तान जितना आगे बढ़ेगा, ये पॉलिटिकल फोर्सेस चाहे वो अपोजिशन में है चाहे गवर्नमेंट में है, ये इसका बेनिफिट जो है ज़ाहिरी बात है आने वाले सालों में यही लोग होंगे। तो पाकिस्तान के मफाद को मुकद्दम रखें। जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं, जो स्टेट टू स्टेट एग्रीमेंट्स हैं, कोई भी जब गवर्नमेंट आए तो उनको, मेरा ख्याल है कि आप लोकल प्रोजेक्ट्स को तो रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन जो इंटरनेशनल कमिटमेंट्स होती हैं उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अगर वो डिस्टर्ब ना होती तो डेफिनेटली हम और बहुत से फवायद हम देखते कर सकते थे। अच्छा, ये मैं क्योंकि इसलिए चाह रही हूँ क्योंकि मैंने अभी अपनी इस पॉडकास्ट के आगाज़ में ही कहा था कि हम थोड़ा सा चैलेंजेस को भी डिस्कस करेंगे, ताकि जो वीकनेसेस या नाकामियाँ या ताख़ीर हमारे एंड के ऊपर हुई है तो उसके ऊपर हम ज़्यादा फोकस भी कर सकें। एक रेलवे अपग्रेड प्रोजेक्ट भी था, मेरा ख्याल है ML1 के नाम से, तो वो भी जो है तातुल का शिकार है। तो उसके बारे में कुछ बतौर सहाफ़ी आप कुछ अगर हमारी रहनुमाई कर वो सकें। एक ऐसा मंसूबा है कि अगर पाकिस्तान सी पैक के तहत उस मंसूबे को मुकम्मल करता है तो हम जो है, आप समझ लें कि हमारा पूरा एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो चैप्टर है पाकिस्तान में, और हमारा जो ट्रैवलिंग का एक पूरा एक कॉन्सेप्ट है वो चेंज हो जाएगा, और पूरा रेलवे सेक्टर मॉडर्नाइज हो जाएगा। हमारी जो मूवमेंट है पेशावर से लेकर कराची तक, चाहे वो पैसेंजर्स की नॉर्मल मूवमेंट है या कार्गो की मूवमेंट है, वो जो है ना उसमें बेहतरी आएगी। लेकिन ये है कि मुस्लिम लीग नून की जो पहली गवर्नमेंट थी उसमें उन्होंने काफ़ी कुछ हासिल कर लिया था, अचीव कर लिया था। चाइनीज़ के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी हमारी मेच्योर लेवल पे बातचीत हो गई थी, और हम फाइनल जो है उसका एग्रीमेंट साइन करने वाले थे, लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट चेंज हो गई। फिर अनलकीली उस वक्त के जो मिनिस्टर इंचार्ज जो थे इसके सी पैक और प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के, अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब, उन्होंने एक ऐसी स्टेटमेंट दी जिसकी वजह से वो सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्टर्ब हुई, और उसमें ML1 जो था वो सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ मंसूबा, और वो ऐसा मुतासिर हुआ कि गुज़िश्ता 6 से 7 सालों के दरमियान उसके बाद फिर अभी तक उसको रिवाइव हम नहीं कर सके। वो भी पॉलिटिकल एक विक्टिमाइजेशन हुई उस प्रोजेक्ट की। पहले कहा गया कि शायद जो दोनों ममालिक के माबैन इस प्रोजेक्ट की जो कास्ट है वो बहुत ज़्यादा है, फिर उस पर करप्शन के एलिगेशंस जो है वो लगाए गए। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह के जो चैलेंजेस है, मैं ज़्यादा इस पर बात नहीं करूँगा, लेकिन हमें आज सोचना चाहिए कि बतौर पाकिस्तानी हमारा क्या मफाद है, और जो दूसरे ममालिक के साथ जो कमिटमेंट्स हैं उसको हमें ऑनर करना उसको भी ऑन करना चाहिए, और अपने मुल्क की जो तरक्की है उसके अंदर कोई जो मंसूबे हैं उसमें जो है वो ताख़ीरी हरबे जो है वो नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। लास्ट में मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि अभी 30 अगस्त को जो है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ये जाएंगे SCO शंघाई ताउन तंजीम का इजलास लीडर्स का हो रहा है उसमें, तो आप उस मुलाकात को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि इससे कबल अभी जुलाई में आप तमाम जो थिंक टैंक्स हैं वो भी गए, और 800 से ज़ायद मंदुबीन जो हैं वो SCO के समिट में आप लोगों ने वहाँ पर रिप्रेजेंट किया, और उसी की रोशनी में बहुत सारी तजावीज़ जो हैं वो इन लीडर्स के आगे रखी गई हैं। तो थोड़ा उस बारे में भी बता दीजिए, और पाकिस्तान वहाँ पे कहाँ स्टैंड करेगा लीडर टू लीडर मीटिंग्स में? देखें, ये एक बड़े आप समझ सकते हैं कि एक अहम मौका है पूरी चीन की अपनी एक हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के हवाले से। चीन में इस वक्त जो है वो 80वीं जो है वो एनिवर्सरी मनाई जा रही दूसरी जंग अजीम की फ़तह की, और वो 3 सितंबर को उसकी चीन में एक बड़ी अजीमुशान किस्म की फ़ौजी परेड हो रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो SCO समिट को भी अटेंड करने के लिए जा रहे हैं, जिसमें SCO के तमाम जो मेंबर स्टेट्स हैं, जो डायलॉग पार्टनर्स हैं, जो ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं, उनके हेड ऑफ़ स्टेट्स मौजूद होंगे। और उसके अलावा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं, जो मिलिट्री परेड होने जा रही है बीजिंग में तियाननमेन स्क्वायर पे, जैसे हमारा डी चौक है, तो ये बड़ी एक तारीख़ी अहमियत की परेड है, और जिसमें चीन की उन तमाम कामयाबियों को उजागर किया जा रहा है कि चीन ने जो दूसरी जंग अजीम के माबैन चीन को जिन चैलेंजेस का सामना था, चीन पे जो इन्वेजन्स हो रहे थे और चीनी सोसाइटी ने कैसे उनका मुकाबला किया, तो उसको अटेंड करने के लिए शहबाज शरीफ साहब भी वहाँ पर मौजूद होंगे, जो कि पाकिस्तान के लिए एक बड़ी एजाज़ की बात है कि चाइनीज़ ने उन हेड ऑफ़ स्टेट्स में पाकिस्तान को शामिल किया, पाकिस्तानी वज़ीर आज़म को, जो कि उस मिलिट्री परेड को अटेंड करेंगे। तो ये जो अब मुलाकातें इस मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की चाइनीज़ लीडरशिप के साथ होंगी, मेरा ख्याल है एक तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि अभी थोड़े दिनों पहले चाइनीज़ जो हैं फॉरेन मिनिस्टर वांग यी, उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया है। तो पाकिस्तानी साइड से कोई भी हमारी लीडरशिप चाइना का विज़िट करे,
या चाइनीज़ साइड से कोई भी चाइनीज़ लीडरशिप पाकिस्तान का विज़िट करे तो ये बड़ी अहमियत का हामिल होता है। और इसमें हमारे पूरे ताल्लुकात को जहाँ रिवाइज़ किया जाता है वहीं फ्यूचर की जो है प्लानिंग भी की जाती है कि फ्यूचर में जैसे हमारे रीजन के इश्यूज़ हैं, इंडिया के हवाले से हैं या जो इंटरनेशनल इश्यूज़ हैं, तो ये देखा जाता है कि हमने अपने मामलात को आगे लेके कैसे चलना है। तो अब ये जो प्रेसिडेंट शी के साथ मीटिंग होने वाली है, चाहे पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की या चाइनीज़ वज़ीर आज़म के साथ या उनकी दूसरी लीडरशिप के साथ, मेरा ख्याल है ये बड़ी अहमियत की हामिल है। इसमें ख़ास तौर पे सी पैक के जो नए प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे बातचीत अब चल रही है चीन के साथ, उन पे बड़े ज़बरदस्त MOU साइन होने वाले हैं। और इसके अलावा पाकिस्तान और चीन का जो ओवरऑल एक रिलेशनशिप का एक डायनामिक है, पूरा एक नैरेटिव है, उस पर बड़ी डिस्कशन होगी। तो मेरा ख्याल है इसके बाद हमें बड़ी अच्छी खबरें जो है वो सुनने को मिलेंगी कि चाइना की जो इन्वेस्टमेंट है वो पाकिस्तान में वो बढ़ेगी। इस हवाले से मैं हमेशा ये कोट करता हूँ कि जब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जो है बतौर वज़ीर-ए-आज़म हलफ उठाया तो चाइनीज़ प्रेसिडेंट की तरफ से जो वज़ीर-ए-आज़म को मुबारकबाद का ख़त वसूल हुआ, उसमें चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग जो हैं उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि हम सी पैक के पहले फ़ेज़ के तहत जो पाकिस्तान में मुकम्मल हुआ, $25 अरब की सरमायाकारी चीन की तरफ से की गई, हम उन कामयाबियों को सराहते हैं। पाकिस्तानी लीडरशिप ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया और अब हम सी पैक के अपग्रेडेड वर्जन के लिए तैयार हैं। तो अब ये मुलाकात जो है इसमें डेफिनेटली कुछ ऐसे मंसूबे शामिल होंगे जो कि चीन की जो इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में उसको बढ़ाएंगे। अगर चीनी क़यादत की तरफ से ये बात की जा रही है कि हम सी पैक के अपग्रेडेड वर्जन को पाकिस्तान में पुश करने जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि चाइनीज़ कंपनीज बड़ी तादाद में मज़ीद पाकिस्तान आ रही हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ सेक्टर्स में जो है वो इन्वेस्टमेंट होने जा रही है। पाकिस्तान के डिफरेंट सेक्टर्स जो हैं अगर वो किसी किस्म के डेवलपमेंट के या फाइनेंशियल चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं तो उनको जो है एड्रेस किया जाएगा। पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ेगी तो डेफिनेटली यहाँ रोज़गार के मौके बढ़ेंगे। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात है। इस मुलाकात में मेरा ख्याल है कि दोनों ममालिक की हमेशा से जो एक सदा बहार स्ट्रेटजिक रिलेशनशिप है उसको रीअफर्म किया जाएगा और दोनों ममालिक ये ऐलान करेंगे कि हम एक दूसरे के साथ हमेशा के हर किस्म के चैलेंजेस में खड़े हैं। तो ये मुलाकात बड़ी तारीख़ी अहमियत की हामिल है और इसके बाद आई बिलीव कि बड़ी अच्छी जो है वो खबरें पाकिस्तान और चीन के लिए आएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया ज़मीर असदी साहब आज की हमारी इस पॉडकास्ट का मेहमान बनने और इतना इंसाइट आपने हमें दिया सी पैक के हवाले से, और बहुत बहुत शुक्रिया इस हवाले से। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। ये था जी हमारा आज का पॉडकास्ट और सी पैक को हम इसी तरह जो है वो फलते फूलते देखना चाहते हैं क्योंकि इसमें पाकिस्तान की तरक्की जो है वो पिन्हा है और हम चाहेंगे कि पाकिस्तान इसी तरह तरक्की करता रहे। जो इन्वेस्टर पाकिस्तान में आता है तो हमें बिल्कुल उसको जो ड्यू प्रोटोकॉल्स है उसका हमें ख्याल भी रखना है और इंशाअल्लाह ताला ये जो दोस्ती है पाक चीन दोस्ती ये आगे भी इसी तरह बढ़ती रहेगी। इसी के साथ ही सदफ रानी को दीजिएगा इस पॉडकास्ट से इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है।